नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पे। अब तक के सबसे विस्फोटक इंटरव्यू के लिए आपको ले चलते हैं सीधे मुंबई, जहां आशुतोष उपाध्याय जी ने कई सवालों के जवाब दिया। आज के इस वीडियो में स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सरस क्षेत्रीय मध्य रेलवे उपभोक्ता सहकार समिति मुंबई, सरस मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन, विशेष कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र शासन मुंबई, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय महासंघ। ये सब कुछ इनके प्रोफाइल से हम लिए हैं, फेसबुक प्रोफाइल से। इसके बारे में इनके बारे में थोड़ी इनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद शशिकांत जी। और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे आमंत्रित किया आपने इंडिया टॉक के पेज पे। और हमारा संगठन आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में सामाजिक न्याय के प्रकल्प के लिए और वैदिक सिद्धांत, सनातन धर्म और वर्ण व्यवस्था को लेकर कार्य कर रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आशुतोष उपाध्याय, और संगठन को हम बहुत बड़े स्तर पे लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, लेकिन जब केमिस्ट्री मुंबई में क्लासेस भी चलते हैं, हमारे यहाँ पे क्लासेस का काम है। फिर उसके बाद क्लासेस के अलावा, क्योंकि हमको जब तक हम धर्म की वास्तविकता नहीं बताएंगे तो हमको सही शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आपका जो संगठन है उसके बारे में आप हमको तो बता चुके हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप बताइए, क्या इसमें जैसे आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन है तो इसमें क्या एक जाति का है या फिर सभी जाति के लोग इसमें जुड़ सकते हैं? पहली बात, किसी भी जाति के लिए कोई जातिवाद तो है ही नहीं हमारे धर्म में। जब वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो जातिवाद कहाँ से होता है? आप शशिकांत यादव हैं, लेकिन आप अगर वर्ण व्यवस्था में अगर सही कर्म करते हैं, आपके अंदर अगर ब्राह्मणत्व की विचारधारा है और आप सनातन धर्म वैदिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो आप हमारे लिए सम्मानित हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर वाल्मीकि की पूजा होती है, परशुराम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, श्री राम की पूजा होती है, तो क्या इसमें हम जातिवाद देखते हैं? नहीं, इसमें हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं। और यही संगठन की हमारी विचारधारा है कि हम प्रत्येक मनुष्य में उच्च चेतना का प्रसार करें, जिससे ब्राह्मणत्व जो हमारा हर एक परिवार में जाए, जिसे हम पुरोहित कर्म कहते हैं। हम चाहते हैं कि शशिकांत जी भी पुरोहित कर्म की तरफ बढ़े। यादव शब्द लगाने से आपका कोई वो नहीं है कि आप यादव हैं तो आप धर्म से हटे हुए हैं। हमारा संगठन सिर्फ ब्राह्मण का नाम दिया गया है, ब्राह्मणवादी संगठन नहीं है। हमने स्पष्ट किया है कि हम ब्राह्मणवादी संगठन पे काम नहीं करेंगे। मतलब आपका संगठन इससे यही समझ में आता है कि सभी जातियों के लिए, आप सभी जातियों के लिए, सभी जातियों के लिए है। सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहते हैं, सनातन धर्म की वास्तविकता पर। और यही हमारा सामाजिक न्याय का प्रकल्प है। और जब सामाजिक न्याय के प्रकल्प की हम जब बात करते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था देखी जाती है, न कि जाति व्यवस्था। बिल्कुल। तो अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, तो उस मुद्दे पर आपका संगठन क्या सोच रखता है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें तो आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसी समस्या हो चुकी है, जब तक धर्म समझ में नहीं आएगा तब तक हम कोई भी कानून को नहीं समझ पाएंगे। कल हम एक कार्यक्रम में थे, अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे थे कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाले प्रभु श्री राम थे। उनके 2 बच्चे के बारे में अगर आप विस्तृत रूप से बता सकते हैं तो। देखिए, हम जनसंख्या नियंत्रण की जब बात करते हैं तो भारत अगर देखते हैं इंडेक्स में तो इस समय दूसरे नंबर पे है। और जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके लिए हम अगर शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, हम किसी भी मुद्दे पे बात करें, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 10 बच्चे ही होना हमारा धर्म कहता है। हमारा कभी धर्म ये नहीं कहा है कि हमारे 10 बच्चे हो, परिवार बड़ा हो। हमारा धर्म यही करता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार हो। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो बिरादरी की बात की जाती है। बिरादरी एक संयुक्त परिवार होता है और इसी पे कार्य करना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी का आपने जिक्र किया, उपाध्याय जी ने 2 अप्रैल को
एक आंदोलन की बात की, भारत छोड़ो आंदोलन शायद 2 अप्रैल से है, तो उस आंदोलन में आपकी संगठन का कोई भूमिका रहेगा या नहीं? अश्वनी उपाध्याय जी पहले हमारे संगठन के सलाहकार भी हैं और हमारे बहुत ही पारिवारिक हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और वो एक नए भारत के लिए एक नया भारत नया कानून, जो हमारी धर्म की वास्तविकता पे अगर कानून कार्य नहीं कर रहा है, वह कानून जैसे मुगलों के टाइम का कानून, अंग्रेजों के टाइम का कानून आज भी हमारे भारत में चल रहा है। बिल्कुल, और वो अंग्रेजों के टाइम का तो कानून ही चल रहा है। आईपीसी की जो एक्ट है वो तो 1958 की 1898 का है, यानी काफी पुराना है। हाँ, बहुत पुराना कानून है, लेकिन उस कानून को नहीं चाहिए हमको। जो भारत की जो संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा से मिलता जुलता अगर कोई कानून होता है तो ही हम उस पर पालन करेंगे। जब आप कानून से बात करते हैं, जब आप कानून से बात करते हैं, इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि इतने सालों से हम आजाद हुए, 75 साल हमारे हो चुके हैं, लगभग 75 साल पूरे होने वाले इस साल, लेकिन हमारी किसी भी सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया। तो इसे आप क्या कोई भी सरकार की हम बात करते हैं, अपनी जातिवाद को बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हैं। हम सीधी सी बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कभी वेद पे इन्होंने राजनीति की? नहीं की। कभी वर्ण व्यवस्था की बात की? नहीं किया। कभी मनुस्मृति की बात किया? नहीं किया। सनातन धर्म करते तो कई राजनीति नहीं हो पाती है। तो आप इसे सही अर्थों में अगर आप समझा सकते हैं तो इस विषय को आप समझें। हम यही समझाना चाहते हैं कि हम संगठन के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि अगर किसी धर्म की वास्तविकता पे सबको अगर हम एक समान और सामाजिक न्याय के प्रकल्प की अगर बात करें तो सबको हम बराबर की बात करें, सबको एक ऐसा अधिकार दें जिससे धर्म की वास्तविकता सबके लिए बराबर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके बराबर की बात होनी चाहिए। और यही हमारा धर्म करता है। की बात करते हैं, सियासत जितने भी साल है पार्टी है, जितनी भी पार्टी है, सबकी सब एक ही बात कहते हैं कि वो जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन वो आरक्षण का भी समर्थन करते। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए, जातिवाद के खिलाफ सभी होते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो आप किसी भी पार्टी को देखिए तो वो पहले जातिगत समीकरण बनाती है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में कहां पे कौन है, उसको बैलेंस करते हैं। आप बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आपके आईजी है, लेट्स इंस्पायर बिहार के संचालक है विकास वैभव जी। उनसे मैं मिला हूं और उनके साथ हम मिलके काम भी कर रहे हैं संगठन के लिए भी, और बिहार में भी हम काफी विस्तार कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन एक चीज मैं देखा हूं कि जातिवाद एक ऐसी कुप्रथा बन गई है जिससे एक सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे गलत इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। और ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि राजनीति में जातिवाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में हमेशा कहा जाता है कि जातिवाद के खिलाफ सभी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां कहते हैं, लेकिन असल में कुछ पार्टी ऐसे हैं जो जाति के नाम पर ही चलते हैं। उनका वोट बैंक जो होता है वो एक विशेष जाति का ही होता है। तो जब आप जाति के नाम पर वोट लोग देते रहेंगे तब तक क्या आप इस मिशन में सफल हो पाएंगे? ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों का बड़ा नेता बनाना जरूरी है, राजभर को खुश करने के लिए, निषाद को खुश करने के लिए ये बड़े नेताओं को क्यों बनाया जाता है? क्या योग्यता है उनके अंदर? क्या बहुत से ब्राह्मण योग्य नहीं है? बहुत से निषाद योग्य नहीं होंगे, बहुत से यादव योग्य नहीं होंगे। अब किसी यादव की बात की जाती है तो भाई उत्तर प्रदेश में नहीं यादव, अखिलेश यादव हमारे बिरादरी के हैं तो हम अखिलेश यादव को। यही चीज बिहार में लोग तेजस्वी यादव को ही यादवों का नेता मानते हैं। दूसरे कोई यादव नेता बिहार में आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। तो ये एक समस्या है। अब इसमें हम देखते हैं, लेकिन हम हद तक कोशिश कर रहे हैं। लगभग संगठन में 1 लाख के आसपास सदस्यता हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब हम मुंबई का विस्तार कर रहे हैं, मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। लेकिन हम संगठन को और बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे और हम सबको सदस्य बनाएंगे और हम हर एक परिवार में पुरोहित कर्म की बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्राह्मणों का संगठन है, हम ब्राह्मणवादी नहीं है, ब्राह्मण है। और हम हर एक परिवार में वही कर्म करेंगे जो हम खुद ब्राह्मण करता है। ब्राह्मणों ने धर्म का ठेका नहीं लिया है, हम सीधी सी बात बोल रहे हैं, खुल के बोलते हैं। कोई ब्राह्मण मुझसे बहुत से खिलाफ होते हैं लोग कि आप अपनी पोस्ट को पढ़ते थे तो हमेशा एक बात आपने जातिवाद पर कई बार आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहां पर आप अगर जाति प्रमाण पत्र आपको लाके देना पड़ता है कि आप किस जाति से हैं, तब आपको जाति प्रमाण पत्र संविधान का हिस्सा है।
जाति प्रमाण पत्र जो है ये आरक्षण का हिस्सा है। जब आरक्षण की बात की जाती है तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच में आरक्षण फंसा हुआ है। तो आप भविष्य में क्या आप इसके विरुद्ध भी कहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र हो या आरक्षण हो, इस सभी जातियों को एक बराबर क्यों नहीं देखा जाता? क्यों नहीं देखा जाता है? ये कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो इसका इतिहास 300 साल पुराना है। हम देखते हैं जब दलितों पे अत्याचार की बात होती है, और पहले की बात बता रहा हूं कि एक ऐसा समय था कि शूद्र को एक अलग कैटेगरी में, ये मुगलों ने बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया कि भारत की संस्कृति को अगर तोड़ना है तो इनको डिवाइडेड कर दो। इनको जब तक डिवाइड नहीं करोगे, अगर ये एकता में रहेंगे तो इनकी जो हर एक पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, मुगलों ने जितने भी काम किए अंग्रेजों ने उसका कानून बना दिया। तो आप मुगलों की बात कर रहे हैं, मुगलों की जुल्म हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन हमारे जो थोड़ी बहुत सामाजिक स्तर पे ऐसी कमी आ रही होगी जिसके कारण ये सब हुआ कि जातिवाद इतना फैला, वो हमें बता दिया जाता है। लेकिन मुगलों ने जो जुल्म किया है वो आप किताबों में जाइए कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका कारण क्या देख रहे हैं कि 2014 से जो पहले की सरकार थी वो हमें अधूरा इतिहास पढ़ाए, या फिर इसके कारण? आपको एक बात बता दूं, पुष्कर मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर मंदिर कहाँ पे, आप बता दीजिए। मुझे शायद इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन अजमेर शरीफ कहाँ पे, ये आपको पता है ना? हाँ, क्योंकि अजमेर शरीफ को हाईलाइट किया गया कि अजमेर शरीफ राजस्थान में है। पुष्कर मंदिर को ये नहीं बताया गया कि राजस्थान में है। बराबर। आपको एक बात बता दूं, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, ये आपको बताया जाएगा, बताया जा रहा था। कांग्रेस के शासन की बात कर रहा हूं। लेकिन सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा, अयोध्या किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा, काशी किसने तोड़ा, ये नहीं बताया जाएगा। अगर उसे जानना हो तो आज के दौर में इंटरनेट के जरिए जानना पड़ता हाँ, है। तो ये चीजें आपके पाठ्यक्रम में, हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में नहीं बताई जाती, लेकिन हम बताते हैं खुल के कि सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा है, मुगलों ने तोड़ा है। ये अयोध्या किसने तोड़ा, मुगलों ने तोड़ा। लेकिन एक था कि आगरा का ताजमहल मुगलों ने बनाया, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मंदिर कितने तोड़े किसने, ये नहीं बताया जा रहा है। तो जब आपसे अगर हम बात बोलते हैं कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हम सबको बराबर लाने की बात कर रहे हैं। और हमारा संगठन जो है वो वैदिक सिद्धांत पे काम करता है। हम धर्मशास्त्र का इतिहास की किताब लिए, उठाए, संगठन बनाए, और हमारे पास प्रमाण है कि हम बिना प्रमाण की कोई बात नहीं बोलते हैं। मतलब आपकी जो ये संगठन है सभी जातियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? सभी जातियों को जोड़ने के लिए। हर एक परिवार में पुरोहित कर्म व्यवस्था जानी चाहिए। ऐसे में कई लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, कई लोग आपसे बिल्कुल नाराज, बहुत नाराज है लोग। 6 लोगों ने कंप्लेंट भी किया है मेरे खिलाफ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मैं ये चाहूंगा कि शशिकांत यादव जी के घर में वेद की पढ़ाई हो, शशिकांत यादव जी वेद के विद्वान हो, उनके अंदर वेदों के घर के मंत्र पढ़े, उनका परिवार एक ब्राह्मणत्व की विचारधारा में हो। शशिकांत जी हमारे लिए सम्मानित है, हमारा यही सिद्धांत है। हम भी आपके संगठन से बहुत जल्दी जुड़ने चाहेंगे, और आपने तो मुझे नंबर भी दिया है, बहुत जल्दी संपर्क करेंगे। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि हम संगठन को किसी एक समाज तक सीमित नहीं रखना है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारा ब्राह्मण का कर्म दूसरा वर्ग जाने की क्या है। हम तो बहुत लोग जो हमारे हैं कि पूजा करने का तरीका बदल दिए हैं हमारे वजह से, संगठन के वजह से। हम किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी लकीर बड़ी करेंगे। आपसे एक राजनीति का सवाल है कि एक देश एक कानून, जिसके लिए अब आंदोलन होने वाला है, इस विषय पर आपसे सवाल पूछे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा है देश में, तो क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाना चाहती? सरकार ने कोर्ट में कह दिया हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भगवान श्री राम ने पहले ही लागू किया। अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत में दशरथ जी ने 3 शादियां की थी, दशरथ जी ने 3 शादियां की थी। राम ने 3 शादियां किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता था कि एक आदमी से एक ही का विवाह होना चाहिए, सीता ही उनकी पत्नी थी। मुगलों ने क्या किया कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पे बहुत से ऐसे गलत कानून बनाए जिससे गलत प्रभाव पड़ा।
मुगलों या हिंदुओं में अंग्रेजों की जब हम बात करते हैं, आज भी हम 75 सालों के बाद अंग्रेजों या मुगलों की बात करें, हमारी सरकार ने अपना संविधान खुद से नहीं लिख सके, कॉपी पेस्ट कई शब्द है जो दूसरे देशों से लिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र है? नहीं नहीं, देखिए, स्वतंत्र तो कुछ मामलों में हम नहीं है। स्वतंत्रता सिर्फ भूखंड की मिली है हमें। अंग्रेज भाग गए भारत छोड़ के, ये स्वतंत्रता नहीं है। अंग्रेजों ने क्या अपने यहाँ पे प्रभाव छोड़ के गए हैं, वो देखना जरूरी है। आप ये देखिए कि यहाँ से अंग्रेज चले गए 1947 में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम नहीं मानते हैं इस चीज को। जब लेकिन 47 अब का जिक्र था, उस दौरान 16 से 17 देश स्वतंत्र हुए थे, लेकिन एक ही बिल्कुल व्यक्ति को क्रेडिट दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति ना होते तो देश आजाद ना हुआ था। ऐसे कई बिल्कुल आजादी के नायकों के बारे में छुपा लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल, का हम नाम ले सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम बताया नहीं जाता, ना हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये क्या है ना, सेकुलरिज्म एक ऐसा हमारे यहाँ पे वो था कि जिसको हाईलाइट करने में बहुत लोग आगे हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, और भी हमारे लोकमान्य तिलक हुए, बहुत से हमारे चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, ये लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक होगा, जाहिर सी बात है कि वो सनातन धर्म वेद की बात करेगा। वो लोग यही करते थे। तकलीफ कहीं ना कहीं किसी को तो होती ही थी। जब क्या हम आजाद भारत में सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे? वोट थे लेकिन बनाया नहीं गया। उन्हें नहीं तो वोट बनाए। मिली थी, लेकिन नेहरू जी को बिना वोट मिले ही प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, यही बात है। जब आप जातिवाद को तोड़ने की बात करते हैं, ये सारे विषय पर आप बात करते हैं, लेकिन असल परिस्थिति देश में कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देखिए तो पूरा जाति के आधारित पर है। बिहार की राजनीति देखिए तो जाति के आधारित पर है। आपकी महाराष्ट्र में भी जातिवाद थोड़ी बहुत है। वहाँ की राजनीति के बारे में हम तो नहीं कह यहाँ सकते। पे महाराष्ट्र में जातिवाद देखा जाए तो बहुत कम है, जातिवाद नहीं चलता है, क्योंकि मैं 12 साल से मुंबई में हूँ। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हूँ, लेकिन आरक्षण के हिसाब से जो संवैधानिक जो हक है उसके लिए बना है, लेकिन किसी का यहाँ पे जातिवाद को लड़ाई नहीं है किसी का। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो कोई यादव है तो समझ जाएगा कि पक्का समाजवादी है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है तो समझ जाएगा कि पक्का भाजपा है। ये मानसिकता फिक्स हो गई है कि राजनीतिक पार्टियों ने जाति को फिक्स कर लिया है। जब आप जातिवाद के खिलाफ इतनी बड़े आंदोलन कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो वहां पर सुखा की स्थिति भी एक जगह रहती है, महाराष्ट्र की आप है, इसलिए जानना चाहते हैं। तो इस विषय पर भी आपका संगठन क्या कोई काम करेगा? क्योंकि किसानों की आत्महत्या, ऐसे कई मुद्दे महाराष्ट्र में, आप बीजेपी से भी शायद जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का जो शेतकरी का मतलब जो कृषि का जो अगर बजट देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा यहाँ का है। फिर भी वहाँ के किसान जो आत्महत्या करते हैं, इसे आप क्यों हाँ, क्या? आत्महत्या किए थे बीच में, क्योंकि जो यहाँ का पत्थर वाली जो जमीन है ना, जो कुछ भाग पथरीली है, तो पानी का जमाव नहीं हो पाता है इतना, सूखा ग्रस्त बहुत ज्यादा होता है और पानी बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है यहाँ पे पानी का। तो यहाँ पे ये समस्याएं देखी गई है, लेकिन हम उनके साथ भी रहते हैं, हमेशा देखते हैं। बात हम उत्तर प्रदेश हमेशा आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं कि अब तो हम बीएमसी का चुनाव आ रहा है, यहाँ पे संगठन उसके लिए हमारा कार्य करने जा रहा है, क्योंकि हम बीएमसी के हर एक वार्ड में अपने मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो यानी आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ना है हमें ये देखना है कि जो धर्म की वास्तविकता, जो वर्ण व्यवस्था की बात करे, जो सनातन धर्म की बात करे, जो वैदिक सिद्धांत की बात करे, जो पुरोहित कर्म का बात करे, जो सामाजिक न्याय के प्रकल्प की बात करे, उसका हम समर्थन बिल्कुल करें। आप प्रोफेसर भी है, इस नाते आपसे समझना चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था की जब आप बात करते हैं, सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से सब अंग्रेजों की कानून की व्यवस्था है ये शिक्षा व्यवस्था भारत की। मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है, इस विषय पर अगर आप हमें बताएं तो। मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप देख लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई की अलग किताब है, आईसीएसई की अलग है। कलेक्टर का बेटा कुछ और किताब पढ़ रहा है, गरीब का बेटा कुछ और किताब पढ़ रहा है। ये बात सही है ना? हाँ। आप गांव के प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो 5वीं तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा कुछ और किताब पढ़ता है, और कलेक्टर का बेटा जो 5वीं में पढ़ता है वो कुछ और किताब पढ़ता है। मंत्री का बेटा कुछ और पढ़ता है तो संतरी का बेटा कुछ और पढ़ता है। तो जब ये सब बातें होंगी, जब एक छात्र के लिए एक किताब अगर निर्धारित किया जाए, तब व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
अब एक किताब की आप बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जी इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली में बेटर कर रहे हैं, लेकिन वो भी सच्चाई कि कुछ स्कूलों का स्थिति उन्हें सुधारे, सबकी कुछ नहीं नहीं है, सुधरी। बहुत झूठ आदमी, वो बहुत झूठ बोले हैं वो। उन्होंने बात कल जब का एक बयान दिया शिक्षा की है। हम बात कर रहे हैं तो बिहार या उत्तर प्रदेश राज्यों को छोड़ दीजिए, पूरे देश में सरकारी स्कूल कहीं की भी स्थिति बेटर नहीं है। कहीं और बेहतर नहीं, मैं बता रहा हूं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जब तक शिक्षा सही नहीं होगी तब तक चिकित्सा सही नहीं होगा। शिक्षा को सही कर दीजिए, आदमी अपने आप खुद रास्ता बना लेता है, शिक्षित व्यक्ति हर एक तरह से योग्य हो जाता है। आप अलग लेकिन अलग अब अलग अलग बोर्डों की अलग अलग किताबों की बात की, ये इस देश में कब एक हो सकता है? आप लोग इसके विषय में जो आंदोलन कर रहे हैं 2 अप्रैल से, आप समान नागरिकता संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाती है तो उसमें हर एक व्यक्ति के लिए बराबर का हक होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। तो इससे भी आप यूनिफॉर्म सीबीएसई सिविल बोर्ड, कोड से ये समस्या भी समाधान हो जाएगा। हाँ, इससे समस्या का समाधान हो सकता है। आप सीबीएसई की एनसीईआरटी की अगर किताब लेते हैं तो एनसीईआरटी की किताब हर जगह चलती है, लेकिन यूपी बोर्ड की किताब नहीं मैच करता है। यूपी बोर्ड का अलग है, बिहार बोर्ड का अलग है, आसाम ओपन बोर्ड बोर्ड का का अलग अलग है, है। सबका एक तरह से अलग ही है। हाँ, एक तरह से अलग है। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को अपनाए हुए हैं। जो भारत में गुरुकुल की प्रथा थी, ऐसा कहा जाता है कि हमें शिक्षा तभी हासिल हुई जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए। या इससे पहले भारत में लोग शिक्षित नहीं होते थे? किताबों के जरिए अगर आप समझिएगा, पहला स्कूल अंग्रेजों ने बनाया, तभी भारत के लोग शिक्षित हुए। भारत के लोग तो पहले भी शिक्षित थे, तभी आज के हम। आज के 300 साल पहले जाइए, भारत की साक्षरता दर पूरे विश्व में सबसे मजबूत थी। आज के आप 300-400 साल पहले जाइए, बहुत मजबूत थी, क्योंकि गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल में क्या था? डिसिप्लिन, मैनर, उसके बाद एजुकेशन। हम ये नहीं बोलते हैं कि आज के समय में गुरुकुल का मतलब सिर्फ संस्कृत और वेद की पढ़ाई होती है। गुरुकुल का मतलब हर एक शिक्षा का अध्ययन होता है, जिसमें हम अभी हमारा आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन अयोध्या में इस पे काम भी करने जा रहा है। 15-20 बच्चों का एडमिशन भी लेंगे। गुरुकुल सिस्टम होगा, वो गुरुकुल एजुकेशन प्रणाली होगा, जिसमें कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी। उस गुरुकुल में कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी, साइंस की भी पढ़ाई होगी, मैथ्स की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, लेकिन साथ साथ में वेद का भी होगा, सनातन धर्म की बात होगी। जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में जो भी विरोधी होते हैं वो एक ही मुद्दा को लेकर आ जाते हैं कि सनातन धर्म में जातिवाद होता है, जबकि हम देखें तो सभी धर्मों में ऐसा परिस्थिति है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं, या सीरिया की स्थिति देखेगा। लेकिन दुनिया भर में सनातन धर्म को एक तरह से आप कह सकते हो बदनाम करने की एक षड्यंत्र चल रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की, और ये सदियों से चल रहे हैं। तो इससे आपके देखिए, संगठन किस पर विचार थे? सनातन धर्म को पहली बात तो कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये कब से बना है ये किसी को पता नहीं है। ये बना बनाया धर्म नहीं है। लेकिन ये धर्मांतरण हमारी तो हो एक रही है, एक आदिवासी इलाकों में आप जाइएगा, झारखंड के इलाकों में आप अपने संगठन का विस्तार कीजिए, वहां पर हो रही है, बिहार के इलाकों में हुई, नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग हिंदू धर्म को एक तरह से आप कह सकते हैं धर्मांतर, जबरन धर्मांतर करवा ही दिया गया है। लालच के हाँ, तौर पर हाँ, करवाया जाए या जबरन हम करवाया जाए। हम हम वापसी कराने का भी काम कर रहे हैं। हम वापस भी बुला रहे हैं। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन उनको वापस बुला रहा है, और जिसे पूजा करने का तरीका बदलना है उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। हम पूजा करने की विधि विधान सब बताएंगे। और मान लीजिए जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है आपके संगठन में, हार्दिक स्वागत है। मैं निमंत्रण देता हूं सनातन धर्म में। तो वो मैं सनातन धर्म नहीं में आता है, लेकिन वो अपनी धर्म के अनुसार ही पूजा पाठ करता है, जो भी उनकी परंपरा है। मैं तब बोल दूंगा भाई, आप मूर्ति पूजा मत करिए, आप वेदों की तरफ आइए। मैं वेदों की तरफ बुला रहा हूं। यानी आप वेदों की तरफ बुला रहे हैं। जब हम वेदों की हाँ, बात करते हैं तो वेद संस्कृत भाषा में होते हैं, हमारे भारत के ज्यादातर लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, तो आपके संगठन क्या इस पर काम कर रहा है हिंदी कि हिंदी और इंग्लिश में सिखाएंगे उनको। हिंदी और हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश में? में भी सिखाएंगे। जब हम देखते हैं हमारे अमेजोन लिए जैसे कई भाषा कोई साइट पर ज्ञान का वेदों विषय को नहीं है। खोजना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। भाषा बस शब्दों का आदान प्रदान है। अमेजोन जैसे कई साइट पर वेदों का मिलना कठिन हो जाता है, मतलब वो नहीं मिलता है, तो लोगों तक, आम लोगों तक कैसे पहुंच सके, इसके लिए आपका संगठन क्या कर उसका रहा है? उसका हम समरी दे रहे हैं, उसको वेबसाइट पे हम अपलोड करेंगे, प्रॉस्पेक्टस, कि आप समरी पार्ट जान दो, 6 ही आप 7 अपना पेज पढ़ो, वेबसाइट का पूरा नाम बता वेद मत दीजिए, पढ़ो। जिससे कि ये वीडियो जो देखे वो मना मंगवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मंगा सकते हैं। हम वैदिक सिद्धांत की बुक रेफर कर रहे हैं कि आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं अगर, तो वैदिक सिद्धांत पढ़ लीजिए, जिससे आपको धर्म की वास्तविकता पता चल जाए। ये आप देखिए, मैं लोगों आपको को। किताब, मेरे पास एक किताब भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, ये हमारे पास किताब है। ये वैदिक सिद्धांत की किताब है। ये हिंदी में? हिंदी में है, पूरा पूरा ये हिंदी में है।
पूरा हिंदी में रखा हूं मैं। तो इस किताब के माध्यम से भी हम सबको अगर देखा जाए तो दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन हम प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं वेबसाइट पे। आप कितने भी घर वापसी करवा लीजिए, लेकिन जो धर्म परिवर्तन होती है वो लालच के दम पर होती है या किसी और कारण से होती है, जिस प्रकार से। देखिए एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या जब होती है, पहले क्या था कि मुगलों के टाइम पे कि तलवार के दम पे घर वापसी होती थी, अगर नहीं धर्म बदले तो तुम मारे जाओगे, ये था। दूसरी बात कि अब जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो पैसे के दम पे ये काम कर रही है। आप अगर देखिए जितने भारतवर्ष में, इनमें 12 परिवार को हमने किया हुआ है, हम आपको लिस्ट भी भेज देते हैं कि जो लोगों ने क्रिश्चियनिटी से, वो गुप्ता लिखते थे, पवार लिखते थे, गायकवाड़ लिखते थे, लेकिन उनके घर में जीसस का फोटो था। मैंने सब हटवाया। मैं अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आगे की बात आती है कि धर्म की वास्तविकता जब हम नहीं बताएंगे, कोई संगठन नहीं बताएगा, तो वो तो छोड़ेंगे ही धर्म की बात। तो आप अपने गांव में जाते हैं, आपके गांव में दलित बना दिया गया, चमार बना दिया गया, उनकी अलग अलग बस्तियां बना दी गई। अब आप अगर आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन उनको धर्म की वास्तविकता नहीं बताएगा तो वो धर्म से दूर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। आपको अगर हम धर्म नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि यादव सबसे घटिया जात है, इसको हटाओ, यादव नहीं चाहिए, तो यादव जी क्या करेंगे? अपना नया भगवान बनाएंगे फिर। यही बात है ना। तो नया भगवान बनाने का हम क्यों वैसा ऑप्शन दें? हम अपनी बताएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको लेकर बात करते हैं हम। अब धर्म के मुद्दे पर भी बात करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा कहा जाता है कि इस देश में सबसे बड़ा विषय इस वक्त बना हुआ है, एक विषय लव जिहाद का भी। कई सरकारों ने कानून बनाया है, लेकिन क्या आप इसे वास्तव मानते हैं या फिर धर्म की कमजोरी जहां पे होगी, धर्म की जिस परिवार में धर्म की कमजोरी होगी, जहां से धर्म खत्म होगा, उसमें लव जिहाद जाएगा। सीधी सी बात। तो इसे रोकने के लिए आपका संगठन क्या करे? बिल्कुल हम धर्म से मजबूत कर दें। बिल्कुल एक लड़की ऐसे आई थी हमारे पास कि भाई मैं मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मैंने बोला कि तुम आने वाले जो तुम्हारे पीछे के जो पूर्वज होंगे ना, वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। देखिए मैं किसी के धर्म का विशेष वो नहीं करता हूं कि आप वो करें, लेकिन हम अपने धर्म की वास्तविकता बताते हैं कि हमारा धर्म ये है। जब आप धर्म की वास्तविकता, आपने आज काफी चीजें बताया धर्म के बारे में, लेकिन इस देश में एक ऐसा लोग भी, लिबरल भी कह सकते हैं, वो मानते हैं कि सनातन धर्म के लोग जय श्री राम के नारे के तौर पे मॉब लिंचिंग होती है, ये अलग विषय मानते हैं। वो हमेशा उनके पूर्वज जो वामपंथ की बात करते हैं, वामपंथ की बात अगर हम देखते हैं, वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है कि एक ऐसे समुदाय से लोग आते हैं कि जिनके पूर्वज उन्हीं का पिंडदान कर रहे हैं। उनके पूर्वज बड़े अच्छे विद्वान रहे होंगे, बड़े धार्मिक रहे होंगे, आज उनके बेटे जो है हिंदुत्व के खिलाफ रहते हैं। उनको श्री राम से नफरत है, उनको राष्ट्रवाद से नफरत है। हमारे देश में ऐसी मानसिकता है, मैं देखा हूं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि ऐसे लोगों को क्या होता है कि जब धर्म की वास्तविकता नहीं मालूम होती है तो ये काम तो करेंगे ही करेंगे, और इसका राजनीतिक इस्तेमाल है। क्योंकि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला भी एक हिंदू चाहिए। जब आप ये कहते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए एक हिंदू चाहिए, तो हमारे देश में ऐसे कई हिंदू तैयार है, लगभग आप कह सकते हैं 10 से 20%। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्रकाश राज एक फिल्म के एक्टर हैं, काम करते हैं। उनको वो प्रकाश राज, उनके पिताजी अगर पूछा जाए क्या करते थे या फिर उनके पूर्वज क्या करते थे, कहीं ना कहीं उनके पूर्वज बहुत बड़े धार्मिक रहे होंगे, लेकिन अब वो वामपंथी हैं। अब उनको ये है कि उनको उमर खालिद अच्छा लगता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ बुरा लगता है। जो मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे अच्छा लगता है, और जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो बुरा लगता है। उमर खालिद का जब आपने बात किया है, तो उमर खालिद यहाँ से शायद कुछ किलोमीटर दूर थे, चिकन नेक, वहाँ यहाँ से कटिहार से ज्यादा दूर नहीं है, उसे काटने की बात कही थी। लेकिन इस देश के कई लिबरल बुद्धिजीवी वर्ग उनके समर्थन में आ गए, आज भी ट्विटर पर उनके समर्थन में आ जाते हैं। क्यों आए? क्योंकि उमर खालिद को नहीं खुश कर रहे थे, वो एक समुदाय को खुश कर रहे थे कि देखो भाई मुसलमानों, उमर खालिद के साथ हम हैं।
वास्तविकता ये बात थी। आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की जो बिल्कुल है, मुसलमानों को खुश करने के लिए। लेकिन बॉलीवुड की जो आप एक्टर एक बात बता दीजिए, किसी मुसलमान से आप अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछ देंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। और जहां जिस भूखंड को धर्म के नियम से संचालित करते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बिल्कुल हम भी हमसे काफी भी डिबेट होता है। बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार में अगर वर्ण व्यवस्था का जन्म देने वाला बिहार राज्य है, जिसमें चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त को उठाया और राजा बना दिया। यह हमारी वर्ण व्यवस्था थी, योग्यता का आधार माना जाता था। और जिस भूखंड से धर्म समाप्त हुआ है वो भूखंड भारत से अलग हुए हैं। आप ये भी देख लीजिए। अभी केरला में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि वहां हाँ, पर केरला में क्योंकि धर्म कमजोर है। केरल में क्या है, वामपंथी है, धर्म कमजोर है वहां पे आप खुलेआम जय श्री राम अगर टीका लगा के घूम दिए तो आप बहुत बड़े सांप्रदायिक हो जाएंगे। जब आप सांप्रदायिक बोलते हैं तो एक कारण ये लिया जाता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हिंदू है वो सांप्रदायिक हो सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम के हित की बात करेगा तो वो सांप्रदायिक नहीं होगा। ये इस देश मुस्लिम के हित की क्यों बात करें, मुसलमान अपने हित की बात करें। मुसलमान अपने हित की बात कहता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन ओवैसी जब ये कहते हैं तो वो उनके लिए वो सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, क्योंकि वहां पे यही बात है ना कि धर्म की लड़ाई है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमान कभी भी जातिवाद की बात नहीं करेगा, महंगाई के खिलाफ नहीं पाएगा। उनकी बात धर्म को लेकर है, उनकी लड़ाई। कश्मीर फाइल्स धर्म की लड़ाई है कि 2029 तक वो अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। ऐसी परिस्थिति अगर आती है देश में तो आप किस और देख रहे हैं भारत? नहीं, ऐसी पहली बात तो परिस्थिति कोई आती नहीं है कि जब इस मानसिकता से अगर कोई बात करता है। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि अगर सही योग्यता अगर आगे आती है तो देश सेवा में अगर काम करता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब देश के खिलाफ आता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूती के साथ मिलकर उसके खिलाफ रहना चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो चाहे कोई भी हो। ऐसे कई संगठन हैं जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो कि हिंदू संगठनों की बात करें तो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी खुलकर नहीं करता। हिंदू राष्ट्र बनाने के कई शर्त है। जब तक आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पहले एक शिक्षा की बात करिए, एक समान नागरिकता संहिता की बात करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करिए, जातिवाद को हटाइए, वर्ण व्यवस्था की बात करिए। वर्ण व्यवस्था की जब बात करेंगे तो सामाजिक न्याय का प्रकल्प होगा। सामाजिक न्याय का प्रकल्प होगा तो एक परिवार बनेगा, तब उसको हम वसुदेव कुटुंबकम बोलेंगे। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि सभी जातियों को एकजुट करना चाहिए, इस विषय पर देश की कई राजनीतिक दल जो है कभी भी सहमत नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे उनको राजनीति करनी है ना। मैं यही बोलता हूं कि कोई वेद पे क्यों नहीं राजनीति करता है, कोई मनुस्मृति पे राजनीति क्यों नहीं करता है। मनुस्मृति पर तो कई लोग करते हैं, लेकिन वो खिलाफ ही बोलते हैं। वो मनुवाद से आ जाए। मनुवाद क्या है कि जब मनुवाद का मतलब होता है कि जब हम कर्म की बात करते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्म निर्धारित कर देता है कौन ब्राह्मण है। ये मनुस्मृति बोलता है, तो क्या गलत बोल रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे नीचे क्लास का आदमी है भाई, वो ब्राह्मणत्व की तरफ आ जाए। मतलब हम अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ तो दलित भी ब्राह्मण बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। वाल्मीकि क्या है फिर? वाल्मीकि की क्यों पूजा करते हैं? मत करिए फिर। वाल्मीकि तो शूद्र परिवार से आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों पूजा करते हैं? देखिए, जब तक ब्राह्मणों में परशुराम, राम में क्षत्रिय, यादवों में कृष्ण और शूद्रों में वाल्मीकि दिखेंगे, तब तक कोई धर्म की वास्तविकता नहीं होगी। हमारे लिए सभी एक है, हमारे लिए सभी पूजनीय हो, चाहे वो परशुराम हो चाहे वो वाल्मीकि हो। हम अगर परशुराम की बात करते हैं तो वाल्मीकि की बात करना चाहिए। जब राम की बात करते हैं तो कृष्ण की बात होनी चाहिए। सब हमारे लिए आराध्य है, सभी हमारे देवता हैं, जिन्होंने वेद को उठाया है, जिन्होंने वेदों के आधार पे अपने आप को पूजनीय हुए हैं। हम तो उन्हें समझते हैं। इन तमाम विषयों को अगर हम समझे तो आप जातिवाद के तो खिलाफ हैं, लेकिन इस देश में ऐसे पार्टियों, तो हम बार बार नाम ले रहे हैं, लेकिन इस देश में ये भी परिस्थिति है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटियों में नारे लगाते हैं। आप प्रोफेसर रह चुके हैं, देश के खिलाफ नारे लगते हैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में। उस समय आपकी सोच क्या होती है? एक प्रोफेसर के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप अगर देखिए, अगर राष्ट्रवाद की बात करें, कश्मीर से धर्म खत्म हुआ,
बंगाल से धर्म खत्म हो रहा है, केरल से धर्म खत्म हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। क्योंकि वहां पे एक समुदाय के लोग जब राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है वहां पे तोड़ने की बात होगी। कश्मीर पाकिस्तान क्यों अलग हुआ भारत से? पीओके भी आज पाकिस्तान का हिस्सा गया हुआ है क्योंकि वहां पे धर्म कमजोर हो गया है। आज के दिन पे अगर वहां पे धर्म मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा हो सकता है। जब इन तमाम विषयों पर आप बात करते हैं, पीओके के बारे में आपने बात ही कर लिया, तो नरेंद्र मोदी सरकार के किसी मंत्री ने कहा था कि 24 से पहले पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। हाँ, जितेंद्र सिंह है वहां के पीएमओ के एक मंत्री हैं। हाँ, बात सही है क्योंकि वहां पे देखिए वो उनकी रणनीति हो सकती है चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन हम यही जानते हैं कि जहां से अगर हम धर्म कमजोर कर रहे हैं वहां से राष्ट्रवाद खत्म होता है। तो आप राष्ट्रवाद की परिभाषा को अगर आप बेहतर तरीके से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें समझा दीजिएगा तो अच्छा होगा। राष्ट्रवाद जो है धर्म पे आधारित है, सीधी सी बात बोल रहा हूं। आप मिलावटी धर्म से राष्ट्रवाद को नहीं साबित कर सकते। आप उत्तर प्रदेश से सनातन धर्म को हटा दीजिए, दंगा हो जाएगा वहां पे नहीं दीपावली में दिए जलेंगे, होली मनेगी और अच्छे से सब चीज होगा। आप जाइए बंगाल में रोहिंग्या के इलाके में जाके जरा जय श्री राम लगाइए नारे। आप तो भारत में ही है ना बंगाल। और मेरे कटिहार जिस क्षेत्र से हम आते हैं यहाँ पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का जो समस्या है बहुत बड़ी है। यहाँ पर तो अब बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो अपने लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे 10 या 15 साल के बाद। उनके गली से आप गुजरिए और जय श्री राम या फिर बढ़िया वेद का मंत्र बजाते हुए जाइए। आपको देखिए आपकी क्या हालत करेंगे। आपसे या हमसे तकलीफ है उनको कि ये सनातनी। जब आप इस प्रकार कहते हैं कि ये सोच है, उन लोगों को तकलीफ है, लेकिन इस देश में कई लोग हैं जो उनको बचाने आ जाएंगे। हाँ, हिंदुओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है ना कि उनको राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उनको खुश करना पड़ेगा। आज ममता बनर्जी क्यों जीत रही है? मुसलमानों से जीत रही है, बांग्लादेशियों का वोटर आईडी कार्ड बनाकर। बिल्कुल। ममता बनर्जी जिस दिन मुस्लिम प्रेम खत्म हो गया उस ममता बनर्जी वहां से नहीं जीत सकती। खत्म भी ना हो, ममता बनर्जी सिर्फ मंदिर जाने का काम चालू कर दे, मस्जिद जाना छोड़ दे या फिर सिर्फ धर्म की बात, हिंदुत्व की बात करने लगे, जय श्री राम की बात करने लगे, भगवा की बात करने लगे। 2 घंटे तक सुबह को पूजा पाठ करती है। हाँ, पूजा पाठ देखिए, पूजा पाठ करना एक दिखावटी होता है। पूजा पाठ राजनीतिक तरीके में इस बार बहुत लोग मंदिर गए हैं चुनाव में। जो लोग मंदिर नहीं जाते थे 8 साल पहले, अब मंदिर जाना चालू कर दिए। ये तो बहुत बड़ी खूबसूरती है कि चलो दिखावे का सही तो मंदिर जा रहे हो, बाबा विश्वनाथ जा रहे हो। अब बीएमसी के चुनाव की बात की थी, बीएमसी के चुनाव होने वाला है। बीएमसी में पिछले कई सालों से शिवसेना का कब्जा है और कई लोग कहते हैं शिवसेना वहां पर भ्रष्टाचार भी करता है। कई राज्यों से भी बड़ा बजट है बीएमसी का। बीएमसी 6 राज्यों का बजट है, छोटे 6 राज्य का बजट है बीएमसी का। फिर भी मुंबई के वही जल जमाव की समस्या होती है। जैसे बारिश की सीजन आई तो मुंबई डूब जाएगा। मुंबई पहली बात क्या है ना कि बहुत कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पे चाल है, गलियां है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। लेकिन कई लोग इसके लिए शिवसेना का भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार मानते हैं। आपका क्या कारण? अब देखिए, अब यहाँ पे शिवसेना की स्थिति ऐसी हो गई है कि सेकुलर वाली बात करती है, ठीक है। उनको कश्मीर फाइल से भी नफरत है। जिनके पिताजी कश्मीरी पंडितों की बात करते थे, उनको कश्मीरी फाइल से भी नफरत है इस समय। उस समय अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, उस समय किसी राज्य ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का साथ दिया था, शायद महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ही थे। बाला साहब ठाकरे ने, बिल्कुल। आज की परिस्थिति शिवसेना बदल चुकी है, उस फिल्म का हिस्सा भी है वो। तो अब मुंबई की जल जमाव पर अगर थोड़ा बहुत जानकारी दे दे तो होगा। हम बिल्कुल देते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 जून से बारिश चालू हो जाती है और बारिश जो है अभी तो यहाँ पे स्थिति सामान्य है। यहाँ पे कुछ वैसा, ये इसका कारण क्या है? इसका समाधान अगर आप बता सकते हैं तो। देखिए, यहाँ पे जो है ना कि सबसे पहली बात है कि जो नाला जो है ना, नाला की सफाई जो नहीं हो पाती। सरकार इतनी भ्रष्ट है कि बजट बनता है नाला की सफाई के लिए, नाला की सफाई नहीं करवा पाती है, जिसके रास्ते से सभी पानी समुद्र के रास्ते चला जाए, ये हो ही नहीं पाता है कभी भी। और यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। नाला जाम रहता है, पानी रुकता ही रुकता है। जितने भी सीवर हैं, सीवर नहीं चालू हो पाते हैं। और भी समस्या, यही वो समस्या है जिसके कारण ये जल जमाव मुंबई में दिखता है। हाँ, जल जमाव, जो बड़े बड़े नाला हैं वो समुद्र के रास्ते में अभी साफ नहीं है यहाँ पे।
मुंबई के पॉलिटिक्स में तो शिवसेना के ऐसे कहा जा रहा है कि वो अब समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है, जैसे ही वो धर्मनिरपेक्ष बने या सेकुलर बन गए तो वो समाप्ति। पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसे बोलते हैं। तो आप भविष्य क्या देख रहे हैं, शिवसेना का भविष्य कैसा देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का भविष्य वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हुआ है, जहां से यानी कांग्रेस का बंगाल साथ देना शिवसेना के लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है। उत्तर भारतीय जैसे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुंबई में रहता है तो वो शिवसेना को वोट नहीं देता है, वो भाजपा को वोट देता है। ये जो स्थिति है शिवसेना या की जो स्थिति है वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात हमेशा कहा जाता है, आप जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन कई राजनीतिक दल तो जातिवाद करते हैं, लेकिन एक बात कहा जाता है कि जो लोग ऐसे होते हैं जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं उनके जातिवाद वही करते हैं जिन्हें धर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो आपको भी आने वाले समय में काफी समस्या हो सकती है कि लोग आपके खिलाफ एफआईआर करवा दे या कई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सबको लेकर चलेंगे साथ में तो समस्या तो होगी ही, क्योंकि हम तो ब्रेन वॉश करके लेकर चलेंगे, हम तो बिल्कुल ब्रेन वॉश करेंगे, हम तो धर्म को लेकर चलेंगे, हम तो उपनयन संस्कार भी कराएंगे। हम तो शशिकांत यादव अगर मिलेंगे तो हम उपनयन संस्कार की बात करेंगे, हम तो बिल्कुल यज्ञ में अपने साथ हवन में बैठाएंगे। यानी आप सभी जातियों का एकजुट में ला ही देंगे, बिल्कुल एकजुट में रहना चाहिए, बिल्कुल यही हमारा धर्म कहता है, ये सनातन धर्म की वास्तविकता है। आपने इतना कुछ धर्म के बारे में बता दिया, लेकिन इस देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के बारे में जानते हैं लेकिन ये बातें नहीं बताते, शायद वो डरे हुए रहते हैं कि लोग उन पर हमला ना कर दे या फिर एफआईआर का या कुछ और कारण। बस बताने के तरीके जो होते हैं, मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर होने के नाते मैं बता दूं कि मैं एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है ना वो सही तरीका होना चाहिए। आपको एक बात बता दूं कि एक क्रिश्चियन है अंधेरी वेस्ट में, वो मुसलमान थी पहले, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में चली गई थी, फिर उनसे मेरी 10-12 बार बात होने के बाद फिर उनके घर में वेद की किताब दिया, मनुस्मृति दिया, एक एक घंटे में फोन पे बात करके उनको मैं समझाता था, समझते समझते आज उनको सिद्धि विनायक मंदिर जाती हैं। यानी आप लगातार अच्छे काम कर रहे हो और इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए और हो जी सकता है जी आपके जी, कई समस्या भी आपके सामने आए। आएंगे, समस्याएं आती है, आपने बताया समस्याओं था का कि समाधान महाराष्ट्र होता के है। पूर्व मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत होगी, तो वो बातचीत किस विषय पर होगी ये तो नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जानकारी आप दे सकते हैं। बीएमसी चुनाव और संगठन को लेकर बातचीत होने वाली है आज। चलिए, बीएमसी के चुनाव में यानी आपके संगठन भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, जो सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए रोल निभाएगी, हम किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं निभाएंगे। यानी आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, हम अपने संगठन की बात करते हैं तो संगठन को लेके चले। इसके अलावा आप देखिए तो जो 2 अप्रैल से आंदोलन हो रही है दिल्ली में, उस आंदोलन में आपकी संगठन की भूमिका पर तो आपने शुरुआत बता दिया, लेकिन उस आंदोलन एक भारत, एक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत एक कानून, बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, जो भारत का संविधान हो, जो भारत की भौगोलिक धार्मिक हर एक परिस्थिति के अनुसार चलने वाला संविधान चाहिए। जो गलत है वो गलत है। जब एक ड्रेस संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान तो कॉपी पेस्ट था, ये तो हम शुरुआत में बोल चुके हैं, लेकिन इस देश में क्या दोबारा संविधान लिखने जैसी स्थिति बन सकती है? क्या कोई भी सरकार ऐसा खतरा ले सकता है कि दोबारा संविधान में लिखा नहीं जाता है, संविधान में समय के मांग के अनुसार संशोधन किया जाता है। तो संशोधन की आपने बात की, हाँ ये बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है। तो अगर आप संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं तो संविधान में कई संशोधन हुए, 1975 या 74 में इमरजेंसी लगी तो सेकुलर वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट वर्ड डाला गया, लेकिन क्या इस देश में दोबारा ऐसी परिस्थिति आएगी जब ये सेकुलर वर्ड हटा देगी? ओरिजिनल संविधान में ऐसा नहीं था। ओरिजिनल संविधान में पहली बात तो सेकुलर तो कहीं शब्द ही नहीं है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर कुछ नहीं है, सेकुलर होता नहीं है। पहली बात, सेकुलर का मतलब होता है जो अपने धर्म का पालन कर रहा है वो सेकुलर है, जो धर्म के खिलाफ जा रहा है वो सांप्रदायिक है। सेकुलर शब्द से ही आते हैं, जो फ्रांस का सेकुलर देखते हैं, सेकुलरिज्म देखते हैं तो वो अलग होता है। भारत का सेकुलर जो है वहां पर आपको आरक्षण भी दी जाती है, यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक भी मान लिया जाता है, लेकिन अगर कहीं राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे सीमांचल की बात कर रहा हूँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है तो हमें अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा, उन्हीं को माना जाएगा। तो ये कैसे अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक भारत में कहीं नहीं। आज आप जाइए, भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू से अल्पसंख्यक है, क्या उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है? नहीं बोला जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो है पाकिस्तान में होता है।
कश्मीर में जहाँ पर 2% हिंदू है वहां पर भी अल्पसंख्यक नहीं बोला जाता है। नहीं बोला, मैं 9 राज्य की बात कर रहा हूँ, 9 राज्य की बात कर रहा हूँ जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन अल्पसंख्यक नहीं बोला जा रहा। और इसी तरह से हम बिहार के लिए बात को लेकर चले तो बिहार के सीमांचल में भी हिंदू अल्पसंख्यक ही एक तरह से, लेकिन यहाँ भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीमांचल की समस्या बांग्लादेश का घुसपैठ है। यहाँ पर इसे कम से कम ये जो अल्पसंख्यक हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, बहुसंख्यक हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ, भारत की संस्कृति हुआ, ये सब खत्म करने में अगर सही सरकार रही जो धर्म को राष्ट्रवाद समझती है तो उसको खत्म करने में 25 से 30 साल लगेंगे, ये आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। मैं कल उपाध्याय जी से बात की है कि आने वाले 6 महीने में शायद केंद्र सरकार को ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। यानी ये बहुत आपको जरूरी एक बड़ा जानकारी देना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार का काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है। आने वाले 6 महीने में ड्राफ्टिंग भी हो रही है, मैं ये चीज पता लगाया मैंने। अभी देखिए सिविल कोड कब तक आ सकता है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? दिसंबर तक आ सकता है, दिसंबर 2022 तक आ सकता है ये। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने 2 समस्या का समाधान बता दी, यानी इस डेट तक आ सकता है। उत्तराखंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अपना वो दे दिया है, मैनिफेस्टो दे दिया है कि हमारे यहाँ पे जरूरी है। उत्तर प्रदेश भी करेगा ही करेगा। वो स्कूल में ड्रेस एक होना चाहिए, सही बात है। तो ये संपूर्ण देश में एक साथ कानून बनाने पर केंद्र सरकार क्यों नहीं विचार करी? अलग अलग राज्यों में अगर कानून बनाया जाए उससे अच्छा सांप्रदायिक तनाव की वजह से आप छोटा सा बात देखो। परिस्थिति होगी विदेशों में, अगर आप देखिएगा तो जो अल्पसंख्यक है वो ही चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है सबके लिए एक कानून, लेकिन यहाँ भारत में उल्टा होता है, यहाँ पर बहुसंख्यक चाहते हैं कि ये कानून आए। हाँ, यही बात है ना, लेकिन सरकार जो है इस चीज के लिए तैयारी कर रही है। सरकार नहीं कर रही है। हमारा संगठन साल में एक PIL डालेगा जो राष्ट्रवाद और धर्म के लिए सही हो, हमने तय कर लिया। यानी आप हर साल इस तरह के डालिएगा? हम बिल्कुल, साल में हमारा एक PIL होगा जिसमें राष्ट्रवाद की बात होगी, धर्म की बात होगी, उसके लिए। चलिए अंत में आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपका संगठन भविष्य में क्या कार्य करेगा और जो धर्मांतर होते हैं या फिर जो भी काम होते हैं इसे कैसे भविष्य में हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य है, मैं अगर देखूं तो अगर सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो भारत की जो शिक्षा है जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होनी चाहिए, जिसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का जो धार्मिक इतिहास होना चाहिए, जो वास्तविक इतिहास होना चाहिए। हमने बोला ना कि अजमेर शरीफ पता है लेकिन पुष्कर मंदिर नहीं पता है। ये किसने माइंड वॉश किया है? ये किसने, कौन था 2014 से पहले कौन था जो ये काम किया है? कांग्रेस की सरकार ने की है। बिल्कुल। तो ये बताना चाहिए कि मुगलों ने अयोध्या तोड़ा, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, ये हम बताएंगे। हम ये बताएंगे कि देखो तुम्हारे पूर्वजों की ये हाल किए थे इन लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों को दलित बनाने वाले यही लोग थे, तुम्हारे पूर्वजों को तुमसे दूर करने वाले यही लोग थे। धर्म को लेकर एक रहिए, यही हमारी पहचान है। आप बोल ही दिया, धर्म के प्रति एक रहें। इस देश में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आखिर में क्या कारण था कि 800 साल मुगल यहाँ पे थे और हिंदुओं को खत्म नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं धार्मिक मजबूती थी ना, थोड़ा बहुत तो थी। आज यहाँ पे हिंदू जो है 82% है, 80%, 81% है यहाँ पे। लेकिन जो मुगल नहीं कर सके उसे कुछ संगठनों ने एक तरह से खत्म करने का लक्ष्य रख लिया है। बिल्कुल, अब कोई नहीं कर पाएगा। ये जितने भी सभी जो है, मैंने कल पूछा कि ये जितने भी कुछ ऐसे भी संगठन है जो एक अलग तरीके से काम करते हैं, जो राष्ट्रवाद के धर्म के खिलाफ है, बोलते हैं सब लोग रडार पे हैं, सब लोग रडार पे हैं। हमारा संगठन भी रडार पे है। हमारा संगठन महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन है, हम बिल्कुल खुल के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन है मैनिफेस्टो कि हमारा धार्मिक और सामाजिक संगठन है, हम धर्म के लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के धर्म को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यानी आप लगातार अपना लक्ष्य को इसी तरह हासिल करते रहिए। इसी शुभकामनाएं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।